हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक नाम है हमारे अतीत 2, जिसमें दूसरे अध्याय नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ा था। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि आज हम पेज नंबर 21 से 24 पर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए यह वीडियो तैयार किया है, और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी हमने ऐड किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए कंटिन्यू करें। तो आज धन के लिए युद्ध, यहां से टॉपिक शुरू होता है कि धन के लिए युद्ध किए जाते थे, और यह कब की बात है दोस्तों? 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की समयावधि का यह अध्याय है, दूसरा अध्याय, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो हम स्टार्ट करते हैं धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। होता क्या था कि शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष होता था और दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने के लिए वो प्रयास करते थे, युद्ध करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, नाम है गंगा घाटी में कनौज नगर। क्या गंगा घाटी में दोस्तों एक कनौज नगर और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। दोस्तों याद रखना कि गंगा घाटी में कनौज नगर था और कनौज नगर के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। किसके बीच? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच, और यह सदियों तक युद्ध चला था। लेकिन आखिरकार किसकी जीत हुई, इसका वर्णन यह टेक्स्ट बुक में नहीं किया गया है। यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य हुआ था, या तो यही क्वेश्चन ऐसे बनाकर भी पूछ लिया जा सकता है कि कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर कौन आपस में लड़ते रहे। तो मैंने आपको बताया 3 राजवंशों के शासक लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक। यह त्रिपक्षीय संघर्ष यह तीनों के बीच हुआ, और यह कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक, और सदियों तक लड़ते रहे। जैसा कि हम देखेंगे कि पृष्ठ 62 से 66 पर शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। दोस्तों यह 5वां अध्याय है, और 5वें अध्याय के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, और यह हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आपने भी देख लिया होगा कि यह पृष्ठ 62 से 66 पर शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। दोस्तों मोहम्मद गजनवी, गुजरात में कौन सा मंदिर था आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे मैं आपको बात करने वाला हूं। तो क्या हुआ करता था कि जब एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो शासक मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। और दोस्तों अध्याय 5 के बारे में मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट में वीडियो बनाया है, यह वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान था, नाम था सुल्तान मोहम्मद गजनवी। तो सुल्तान महमूद के नाम से भी वो जाना जाता है। यह सुल्तान महमूद गजनवी ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों यानी कि ईरान और उपमहाद्वीप यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। क्या दोस्तों? अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान था, नाम था सुल्तान महमूद। और दोस्तों सुल्तान किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? शासक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान। ये देखिए, सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। तो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान
मोहम्मद गजनवी ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। और मैं आपको बता दूं तो मोहम्मद गजनवी ने 1026 के आसपास गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसीलिए यहां कहा गया है कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। और सुल्तान एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। अफगानिस्तान के गजनी का सबसे प्रसिद्ध शासक था सुल्तान मोहम्मद गजनवी और यह गजनी प्रांत से ताल्लुक रखता था, इसीलिए यहां गजनवी शब्द जोड़ा गया है। सुल्तान का नाम है महमूद। एक और क्वेश्चन, सुल्तान कौन सी भाषा का शब्द है? मैंने आपको बताया सुल्तान कौन सी भाषा का शब्द है। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है। सही आंसर है ऑप्शन ए अरबी। और दोस्तों सुल्तान का मीनिंग क्या होता है? सुल्तान का मीनिंग होता है शासक। सुल्तान महमूद लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। यह सुल्तान मोहम्मद गजनवी हर साल हमारे भारत पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर और ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ का मंदिर पहले स्वर्ण का मंदिर था, सोने का मंदिर था। तो यह सुल्तान मोहम्मद लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, सोने से बने मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। दोस्तों सुल्तान जो भी संपत्ति हमारे गुजरात में से ले गया इसका इस्तेमाल कहाँ किया? तो महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। आंसर बताइए, गुजरात का सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? तो मैंने आपको किसके बारे में बताया? गुजरात का सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। और कब लूटा था? 1026 के आसपास। ओके, आगे बात करें तो सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इसी उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। क्या दोस्तों? सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप के बारे में लेखा जोखा लिखने का काम सौंप दिया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। याद रखना, इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है किताब अल हिंद। किसने लिखी है? अल बेरूनी ने लिखी है। और यह किताब लिखने के लिए दोस्तों अल बेरूनी ने संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। और याद रखना, अरबी भाषा में लिखी गई यह किताब है, नाम है किताब अल हिंद। चलिए आंसर बताइए, किताब अल हिंद किताब किसने लिखी है? किताब अल हिंद किताब किसने लिखी है? अल बेरूनी ने लिखी है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अल बेरूनी किसके समकालीन थे? तो किसने लिखने को बोला था? मोहम्मद गजनवी ने। सुल्तान मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे अल बेरूनी। ओके, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान का दूसरा अर्थ होता है चौहान वंश के शासन। कौन? चौहान वंश के शासक, जिसे चाहमान भी कहा जाता था। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ये मैप में देखिए कि जो यह चाहमान शासक थे वो यहाँ पर है इंद्रप्रस्थ बोले तो दिल्ली, यहाँ पर लिखा है चाहमान। तो यह चाहमान दिल्ली और यहाँ पर है अजमेर, अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। यानी कि यह चाहमान चौहान वंश के राजाओं ने अपने शासन का विस्तार करने का प्रयास किया,
जिसके कारण गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। किसको? चौहान वंश के शासकों को। और याद रखना, यहां पर गुजरात में चालुक्यों का शासन था और पश्चिम उत्तर प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश बोले तो यहां पर है कनौज, यहां पर गढ़ वालों का शासन था। दोनों से टक्कर झेलनी पड़ी थी चौहान वंश के शासकों को। तो चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, इमेज में आप देख सकते हैं। और उनका शासनकाल है 1168 से लेकर 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। और यह बात दोस्तों मैंने आपको अध्याय चौथा या पांचवा अध्याय पढ़ाया, तब मैंने आपको तराइन के युद्ध के बारे में बताया था। तो पृथ्वीराज तृतीय और एक कहां का अफगान शासक था, नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी। दोनों के बीच पहला तराइन का युद्ध हुआ 1191 में। तब पृथ्वीराज की जीत हुई, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हारा गया। यानी कि दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? सुल्तान मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तो यहां से क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चाहमानों यानी कि चौहान का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गोरी की जीत हुई, याद रखना। और कब जीत हुई? 1192 में यह तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध यदि पूछ लिया जाए तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। और यह युद्ध कब हुआ था? 1191 में। क्लियर? आगे बात करें तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इस तरह का एक मानचित्र दिया गया है और मानचित्र का टाइटल है चोल राज्य नजदीक से एक नजर। तो सबसे पहले मैप में देखिए, चोल कहां पर लिखा है? यहां पर लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि चोल राजाओं का शासन भारत के दक्षिणी हिस्से में विस्तृत हुआ था। कहां तक विस्तृत हुआ था? तो यहाँ कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत हुआ था। और यहाँ पर तंजावुर लिखा गया है, यहाँ पर है उरैयूर। तो चोल राजाओं का शासन तंजावुर और उरैयूर तक विकसित हुआ था, उरैयूर से तंजावुर तक। तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। एक बार फिर से देख लीजिए कि चोल शासन काल दोस्तों कैसे अस्तित्व में आया। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी कि सामंत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। इमेज में आप देख सकते हैं निशुंभसुदिनी देवी का मंदिर। चलिए आंसर बताइए। तमिलनाडु के तंजावुर यानी कि वर्तमान तंजौर शहर की स्थापना किसने की थी? तमिलनाडु के तंजावुर शहर की स्थापना चोल शासक विजयालय ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, निशुंभसुदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? यह निशुंभसुदिनी देवी का मंदिर भी चोल शासक विजयालय ने ही बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। एक बार फिर से पढ़ लो कि चोल शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। यहां पर देखिए तंजावुर में किसका शासन था? चोल राजाओं का शासन था, विजयालय का शासन था। और विजयालय के उत्तराधिकारियों ने यहाँ पल्लव लिखा है, तो यहाँ पल्लव के कुछ इलाकों को जीत लिया। यहाँ पर लिखा है पांड्यन, तो यहाँ दक्षिण में पांड्यन के कुछ इलाकों को जीत लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। किसने? विजयालय के उत्तराधिकारियों ने।
तो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, किसको? राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। यहाँ पर राजा विजयालय को देख सकते हैं। राजा विजयालय का उत्तराधिकारी यानी कि सबसे महान चोल शासक है राजराज प्रथम। उन्होंने क्या किया? तो राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, उन्होंने 985 में राजा बनने के बाद उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया और उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। किसने? राजराज प्रथम ने। और राजराज प्रथम के पुत्र का नाम है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों युद्ध के लिए, अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई थी। एक बार फिर से देख लो कि राजराज प्रथम के पुत्र का नाम क्या है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। चलिए आंसर बताइए। सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसको माना जाता है? सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसको माना जाता है? राजराज प्रथम को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से किस शासक ने अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई थी? निम्न में से किस शासक ने युद्ध के लिए, अभियानों के लिए एक जल सेना की स्थापना की थी? तो राजराज प्रथम के पुत्र यानी कि राजेंद्र प्रथम ने अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। और आगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला की बात एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आती है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड-चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार माना जाता है। क्या? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड-चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार माना जाता है। इस चित्र को देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इस तरह का चित्र दिया गया है। यह चित्र को देखिए, गंगईकोंड-चोलपुरम का मंदिर है यह, और छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। यहाँ पर छत धीरे धीरे ऊपर होती हुई पतली होती गई है। तो यह पतली छत को देखिए, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। यानी कि यहाँ बाहरी दीवारों को अच्छी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कुछ मूर्तियों का भी इस्तेमाल किया गया है। आंसर बताइए। द्रविड़ वास्तु शैली के आधार पर बना बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? याद रखना, बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तु शैली में बना है और यह मंदिर का निर्माता कौन था? राजराज प्रथम था। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन आज से तकरीबन 24 साल पहले 1998 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन यह था, गंगईकोंड-चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? गंगईकोंड-चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? राजेंद्र प्रथम था। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। उदाहरण के तौर पर पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि मंदिर के लिए काम करते थे। तो इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों के निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान ही नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे।
मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। इमेज में देखिए, यह एक कांस्य प्रतिमा आज से तकरीबन 1500 साल पुरानी है। कितनी? 1500 साल पुरानी यह कांस्य प्रतिमा कैसे बनाई होगी, आप जरा सोचिए। एक बार फिर से पढ़ ले कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। उदाहरण के लिए पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहे तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान ही नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। और मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। आंसर बताइए। चोल मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। चोल मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान थे? नहीं, चोल मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। यहां पर मैंने आपको बताया, कहां पर? यहां पर चोल मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो यह पहला सेंटेंस हो गया गलत। चोल मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, यह कथन बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ये देखिए इमेज में, यह चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। इस चित्र को देखिए, ये चित्र को देखिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र दिया गया है। एक चोल कांस्य प्रतिमा का यह चित्र है और कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने अध्याय 4 और 5 पढ़ा है। जब अध्याय 6 पढ़ेंगे तो दोस्तों यह कांस्य प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी उनके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से देख लो कि चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। इस चित्र को देखिए, एक चोल कांस्य प्रतिमा है और कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए हम अध्याय 6 देखेंगे। ओके, चलिए आंसर बताइए। किस काल की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती थी? तो याद रखना, चोल शासन काल की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती थी। आगे दोस्तों चोल शासन काल की कृषि और सिंचाई की बात करें तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह मानचित्र दिया गया है और मानचित्र में कावेरी रिवर को ढूंढिए। ये रही कावेरी रिवर और कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने कावेरी रिवर की बात की। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी,
पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो चलिए चोल काल की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको बेस बनाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ 2 सेंटेंस है और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। चलो पढ़ो। चोल काल की कृषि के संदर्भ में यह दोनों सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, यह कथन बिल्कुल सही। और नदी का पानी चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था, यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। तो चलिए आंसर बताइए। चोल काल की सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो चलो पढ़ो। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। जी हाँ, चोल शासन काल में सिंचाई के लिए कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो चोल शासनकाल की सिंचाई के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। चित्र में 9वीं शताब्दी का तमिलनाडु का एक जल द्वार देखिए। यह चित्र में 9वीं शताब्दी का तमिलनाडु का एक जल द्वार दिखलाया गया है। वत्स्य नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए यह जल द्वार के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सिंचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। तो चलिए, यह जल द्वार आपने देख लिया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 9वीं शताब्दी में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक जल द्वार के उपयोग का साक्ष्य किस राज्य में मिलता है। तो हमने किस राज्य की बात की, यह साक्ष्य तमिलनाडु राज्य में मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो के दूसरे पार्ट को, यानी कि यह अध्याय 2 का दूसरा पार्ट है और तीसरा वीडियो भी बनेगा। तो कल हम तीसरे पार्ट में मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।